हेलो दोस्तों, आज फिलहाल 2 दिन का सेमिनार स्टार्ट हो चुका है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। और उस सेमिनार का जो है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर नेविगेटिंग ह्यूमन राइट्स थ्रू द लेंस ऑफ द वसुदेव कुटुंबकम। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो यहाँ पे इसके ऊपर में पेपर प्रेजेंट हो रहे हैं। बट हमारे साथ में अभी जो है वो मिस्टर मनीष झा सर हैं जो TV9 भारतवर्ष के एग्जीक्यूटिव एडिटर है। उनसे हम बात करेंगे। इनका जो पहला जो मेरा इनसे क्वेश्चंस रहेगा, सर भी हमारे साथ में है क्योंकि सर यूक्रेन और रसिया का जो जैसे वार को उन्होंने कवर किया। तो मेरा इनसे एक सवाल ये रहेगा कि थ्रू द वसुदेव कुटुंबकम जो हमारा एक पर्सपेक्टिव है उसके द्वारा कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, और जब वो ऑन ग्राउंड वहाँ पे गए और वहाँ पे ऐसा क्या क्या देखने को मिला। शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं और वसुदेव कुटुंबकम को लेकर, चूँकि हमारे वेद से या हितोपदेश से या फिर हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है इसमें हमारी ये एक आइडेंटिटी है, लेकिन अगर आप भारत की विदेश नीति को देखेंगे तो उसकी ये एक कोर आइडेंटिटी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बीते दशकों में हमारे वसुदेव कुटुंबकम को कुछ हमारे भारतीय विद्वानों ने भी और ज़्यादातर पश्चिमी विद्वानों ने उसको भारतीय विदेश नीति का एक साइड लाइन बना दिया। मानो कि जैसे कि जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो वो सिर्फ उसके तहत उनको शामिल करते हैं कि ये इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का या कल्चरल डिप्लोमेसी का हिस्सा है या फिर ये जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स है उसका हिस्सा है। जबकि अगर आप देखें तो भारत की जो छवि आज पूरी दुनिया में है, और ये मैं कह रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में, तो कॉन्फ्लिक्ट में सबसे अधिक जो अभाव है वो है ट्रस्ट का। सब लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते हैं। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में वसुधैव कुटुंबकम के अप्रोच का ही नतीजा है कि हम दोनों पक्षों के बीच में स्वीकार्यता है। और ये आज नहीं, मतलब सब दिनों से आप भारत की देखें तो बतौर जर्नलिस्ट जब मैं रूस यूक्रेन युद्ध में था, डोनबास में कई महीने रहा, या फिर उसके बाद इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को कवर करने के लिए गया, इन सब जगह मैंने एक बात नोटिस की, वो दोनों पार्टी जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, वो दोनों पार्टी जो एक दूसरे पक्ष के लोग हो, संगठन हो या देश हो, मतलब उनसे वो किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना चाहते थे। लेकिन मैंने खुद अपने आप पाया कि जब मैं कहता हूँ कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन जर्नलिस्ट हूँ, तो उनका भाव मेरे प्रति अलग होता था। वो मानते थे ये भारत से है तो ये नुकसान नहीं करेगा, ये हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। तो ये कहाँ से आया? ये उसी पॉलिसी का हिस्सा, उसी वसुधैव कुटुंबकम का। ये वसुधैव कुटुंबकम खाली दवाई देने से, खाना पहुंचाने से नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात है, दवाई देना और खाना पहुंचाना सबसे जरूरी काम है। आप सोचिए, आज गाजा में हजारों लोगों को सबसे जरूरत की काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि जिस समय उनको फूड सप्लाई किया जा रहा था और वो अपना जान की बाजी लगाकर गए वहाँ पर खाना लेने के लिए और उसमें गोलियों के शिकार हुए, तो हमारे खाना पहुँचाने को, हमारा मेडिकल एड देने को या हमारे ह्यूमैनिटेरियन हेल्प को इस रूप में अगर सुपर पावर डिसमिस करते हैं कि हम तो बस साइड प्लेयर हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, बस अंतर ये है कि पहले हम नॉन अलाइनमेंट के तहत हम किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनते थे, अब हम ऑल अलाइनमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम यानी हमारे परिवार के सब लोग हैं, जो गलत है उसको हम समझाएंगे, उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे या सुपर पावर के दबाव में आकर गलत को सही नहीं बताएंगे। इसीलिए अभी हमारा अप्रोच जो फॉरेन पॉलिसी का है, हर उस कॉन्फ्लिक्ट जोन में, उसमें यही है कि जो सही है वो हम उसके साथ खड़े हैं, जो गलत है उनको हम इंसिस्ट करते हैं कि आप सही की तरफ। क्या आने वाले समय में भारत विश्वगुरु बन सकता है? अब देखिए, विश्वगुरु अगर कोई टाइटल होता, जैसे कि मतलब विश्व सुंदरी का टाइटल होता है, तो मैं कहता कि कंपटीशन कराइए कि भारत का हो, अमेरिका का हो, और ये सब। विश्वगुरु होने के लिए आपको क्या होता है, मतलब किस रूप में आप देखें? या तो ये क्राइटेरिया हो कि ठीक है, सबसे ज़्यादा PhD स्कॉलर किसके पास हैं, सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर किसके नाम से छपे हैं, सबसे ज़्यादा नोबेल के पुरस्कार किसके पास हुए, या नंबर ऑफ लाइब्रेरीज किसके पास है। अभी 2 दिन पहले मैं सुन रहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन ने यह कहा कि हम रूसी लोग जो है लाइब्रेरी में सबसे अधिक समय दुनिया में बिताते हैं चाइना के बाद। तो उस हिसाब से तो फिर चाइना और रूस जो है वही विश्वगुरु बन जाए। असल बात यह है कि विश्वगुरु हम तभी बन पाएंगे जब हमारी बात को लोग फॉलो करेगा, और हमारी बात को तभी लोग फॉलो करेगा। देखिए, हम अच्छी अच्छी बातें कितना करते हैं, फैक्ट ये है कि ये बहुत ही हार्ड कोर प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, ठीक है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है, ऐसी स्थिति में हम कहाँ खुद को पाते हैं।
हमें देखना होगा कि हमारा जीडीपी जो है, आज हम 5वें नंबर पर हैं, लेकिन पहले और दूसरे नंबर पर जो देश हैं अमेरिका और चीन, उसमें और हमारी जीडीपी में 5 गुना और 7 गुना का अंतर है। हमारा जो ट्रेड में हमारा वॉल्यूम कितना है, हम अभी यूएन के परमानेंट मेंबर नहीं बने, हमें बनना पड़ेगा। हमें यूएन की ऑफिशियल भाषा में हमारी भाषा नहीं है, इसके बावजूद कि दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, तो हिंदी उसमें भाषा में नहीं है। दुनिया के तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उसमें भी हमारी दावेदारी होगी, हम उसमें जैसे नीति निर्माण में आएंगे। ये सारा जब आप एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं तब आप इंडिया एज ए विश्वगुरु बनते हैं। और जाहिर है हम हर इंडियन का यही सपना है कि विश्वगुरु बने, लेकिन हमें भी ये तय करना होगा कि विश्वगुरु क्या मतलब क्या कहते हैं, कि क्या कोई टीचर है जो हमको बनना है और सबको हम एक डंडे से हाँकेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम विश्वगुरु नहीं है, मतलब ये कि हमको ये देखना है कि इंडिया की पोजीशनिंग हम किस तरह से वहाँ पर करें। भारत का जो डिप्लोमेसी है पहले से बहुत बदलता हुआ दिख रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसा देश जहाँ पे घूमा है, तो वहाँ का जो डायोस्फीयर पूरा है, बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे लगभग 1% 2% पॉपुलेशन भी है, तो उससे इंडिया के ऊपर में क्या एक असर पड़ता है? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भारत को अगर दुनिया में आप देखें कि भारत के 3 ब्रांड हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र जिसके लिए हम सब गर्व करते हैं और पूरी दुनिया से मानती है। दूसरा है महात्मा गांधी। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आपको गांधी का नाम लेने वाले, गांधी को मानने वाले सब जगह मिलेंगे। लेकिन इन दोनों के अलावा जो तीसरी सबसे यूनिक चीज़ हमारे पास है वो है हमारा इंडियन डायस्पोरा, जो प्रवासी भारतीय पिछले कई 100 सालों का जिनका इतिहास है, वो दुनिया के कोने कोने में हैं। पता नहीं, अगर मंगल ग्रह पर भी अगर मान लीजिए कोई आदमी इंसान रहता होगा तो वहाँ एक इंडियन आपको मिल जाएगा। तो ये एक जोक भले है, लेकिन सच ये है कि दुनिया के कोने कोने में आपको इंडियन दिखेंगे। अब ये इंडियन जो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पर बहुत मेहनत की, वहाँ के इकोनॉमी को, वहाँ के सिस्टम को डेवलप करने में बहुत कंट्रीब्यूट किया, इसीलिए उस देश में भी उनकी बहुत इज्जत है। तो वो हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं और उस ब्रांड एम्बेसडर की वजह से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। हमें जियो पॉलिटिक्स में भी इंडिया का इम्प्रेशन वहाँ तक पहुँचाने में भी बहुत फ़ायदा होता है। अभी की सरकार को आप इस बात के लिए क्रेडिट दीजिए कि उन्होंने इस पोटेंशियल को समझा कि आपके जो करोड़ों लोग दुनिया भर में हैं उन सबको उन्होंने एक डिप्लोमेट के तौर पर, एक एम्बेसडर के तौर पर लिया। और सच बात यही है कि आप देखिए, केवल भारत ही नहीं, साउथ एशियन में आप देखिए, पाकिस्तानी बांग्लादेशी को भी आप अमेरिका में जाइए, यूरोप के किसी कंट्री में जाइए, आप पूछेंगे आप पहले तो पाकिस्तानी भी हो सकता है, आपको कहेगा नहीं मैं दिल्ली से हूँ, पुरानी दिल्ली से। तो बहुत सारे जो दूसरे मुल्क के लोग हैं वो भी अपने आप को भारतीय कहना चाहते हैं। वो इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय कहने की इज्जत क्या है। ज़्यादा नहीं, अभी आपने देखा कि अमेरिका के बाल्टीमोर में जो एक बड़ा सा पुल एक टूट गया एक जहाज के टकराने की वजह से, और उसके सारे क्रू मेंबर इंडियन थे। प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा कि वो जो क्रू मेंबर थे उन्होंने अलर्ट कर दिया टाइम से, तो कैजुअल्टी नहीं। तो देखिए, ये जो गुडविल जनरेट हो रहा है ना, एक अच्छे इंडियंस जो बाहर रहते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन सब वजहों से भारत के प्रवासी लोगों की एक अलग पहचान बनी है, अलग ताकत बनी है। वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर दुनिया भर की सरकारों में प्रमुख भूमिका में है। कहीं कहीं पर तो भारतीय ओरिजिन के लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं बहुत सारे कंट्री में, अभी ऋषि सुनक भी हैं या दूसरे और भी तमाम देश हैं। तो भारत की छवि को मजबूत बनाने में इन सबका भी योगदान है। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार या भारतीय डिप्लोमेसी उसके रोल को पहचान रही है और उसको अपने हित में, नेशनल इंटरेस्ट में उसका इस्तेमाल कर रही है। अभी जैसे बात करें कि डिप्लोमेसी के बारे में तो हो चुका है, इसके अलावा अगर हम बात करें जहाँ पे एक मीडिया का जो रोल होता है सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि हर एक जितने भी जनसंख्या हमारे भारत का लगभग 140 करोड़ हैं, उनके तक पहुँचाना एक सबसे बड़ा रोल होता है। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या चैलेंजेस आता होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बात सच है कि अगर आप देखेंगे कि जैसे कोई भी बड़ा, हम कहते हैं कि इंडिया एक सुपर पावर है या बनने जा रहा है, आप देखेंगे कि तमाम जो बड़े कंट्री हैं, बल्कि छोटे कंट्री भी हैं, मान लीजिए, उन सब के पत्रकारों को आप देखेंगे, वहाँ की मीडिया संस्थानों के ऊपर हमारा कर्तव्य है एक मीडिया पर्सन के तौर पर कि बाकी दुनिया कैसी है आप कंपेयर कर पाएंगे। और इसके लिए रिसोर्सेस हैं, इसके लिए कन्विक्शन चाहिए, जो मीडिया संस्थानों को भी करनी होगी, जिसमें सरकार को भी सोचना पड़ेगा। एक ये परसेप्शन बनाना पड़ेगा कि हम नहीं हैं, बाकी भी है, और वो कैसे हैं, किस तरह से चलते हैं, इसको जानने के लिए वहाँ ग्राउंड पर आपके जो जर्नलिस्ट हैं। ये बात अलग है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आपको बिना गए बहुत सारा काम हो जा रहा है, लेकिन फिर भी है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ भारतीय पत्रकारों को भी ये देखना होगा, ज़्यादातर पत्रकारों का फोकस डोमेस्टिक अफेयर्स में रहता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक। लेकिन जब आप जियो पॉलिटिक्स की नज़र से देखेंगे तो फिर ये एकदम बहुत छोटा सा लगेगा। हम बहुत हमारे यहाँ आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है
लेकिन वर्ल्ड वॉर के सामने में वो उस मुद्दे को कंपेयर करिए। जब हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मुहाने पर खड़े हैं, उस जगह पर आप अपने यहाँ के किसी डोमेस्टिक लोकल इशूज़ को उठाइए और फिर आपको लगेगा कि कुछ नहीं, तब आप कहेंगे कि क्या दोनों इम्पोर्टेंट नहीं? दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मत भूलिए कि आपके यहाँ की 80% जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ कहीं ना कहीं वहाँ पर है, उस बड़े प्लेटफॉर्म पर। सप्लाई चेन प्रभावित होता है तो आपका महंगाई प्रभावित होता है, आपकी जियो पॉलिटिक्स में सब कुछ असर होता है। तो मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, तो वही पर्सपेक्टिव में इंडियन मीडिया को करना पड़ेगा कि एक्ट ग्लोबल एंड देन गिव इंफॉर्मेशन टू लोकल। तो अभी जैसे कि सर भी बताए हैं कि पूरा जो वसुधैव कुटुंबकम है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसको हम लोग यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है, उसे भी लागू करने की ज़रूरत है। जैसे सर बताएं कि यूक्रेन और रसिया का जो वॉर हुआ है उसमें भी सर बताएं, साथ में सर बताएं डिप्लोमेसी के बारे में, और लास्ट में सर मीडिया के भी बारे में बताएं कि क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। JNU की इस प्लेटफॉर्म पर आकर मेरे लिए भी बड़ा गर्व की बात है, और मुझे लगता है कि आपके यहाँ से जो काम हो रहा है, जो शोध और ये सब आ रहा है, इससे हम लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा, ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट में मैं इस पर थोड़ा और गहन दृष्टि से रिपोर्टिंग कर सकूँ। धन्यवाद सर।